नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मीडिया में एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मीडिया में कितना हो, कैसे हो, कहां कहां हो। ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर काफ़ी अरसे से विवाद चल रहा है। हाल में कुछ फैसले हुए, लेकिन मीडिया को लेकर वो फैसला अभी लंबित है। वित्त मंत्रालय से जुड़ी जो आर्थिक मामलों का जो एक प्रभाग है, उसके सेक्रेटरी अरविंद मायाराम की जो रिपोर्ट थी, उसकी रोशनी में मीडिया में भी 26 से 49%, खासकर खबरों के मामले में जो मीडिया है, जो चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, उनमें करने की सिफारिश की गई थी। यही बहस का विषय है पूरे देश में कि क्या ये सरहद, ये सीमा बढ़ाई जाए, ख़ास तौर पे तब जबकि एफएम के जो रेडियो के जो प्राइवेट हाउसेज हैं बहुत सारे, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लंबित हैं, उन पर भी कुछ बातचीत हो, उन पर भी निर्णय हो। हम इन्हीं सब बातों पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं 4 खास मेहमान। हमारे 3 मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार मुकेश कुमार, हमारे साथ हैं अमित बरुआ हैं, बीबीसी के इंडिया में हेड रह चुके हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ पत्रकार एचके दुआ साहब, और हमारे साथ ललित सुरजन साहब हैं जो देशबंधु अखबार उसके चेयरमैन हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। शुरुआत मुकेश हम आपसे करते हैं। ये कोई नई बात अब नहीं रह गई है, खासकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। जब हमारे देश के उद्योग धंधों में बहुत सारे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया और उसकी सरहद, उसकी सीमा लगातार बढ़ती रही है, तो जाहिर है मीडिया के लोग भी कहेंगे कि उनको भी ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप याद करें कि 1955 में भारत में ये तय किया गया था और एक यूनानिमस फैसला था, एक संकल्प था कि भाई हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या किसी भी तरह का निवेश नहीं चाहेंगे। लेकिन हालात बदले हैं। इस बदले हालात में आपको क्या लगता है, जो एक मांग उठ रही है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा है वो बढ़ाई जाए, वो कितनी लॉजिकल है, कितनी कन्विंसिंग है? देखिए, कई वजहों से ये कन्विंसिंग नहीं लगती है। अव्वल तो ये कि न्यूज़ को और इससे जुड़े जो हलके हैं उनको बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। इसलिए इसमें कोशिश ये की जाती है कि जो इसकी संपादकीय स्वतंत्रता है उसको हम लोग अक्षुण्ण रखें, उसे दूसरे के हाथों में न दें। जैसे ही बाहर की पूंजी आएगी उसका दखल इन चीज़ों में बढ़ेगा, और इसीलिए हम पाते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री भी इस सवाल पर बटी हुई है। छोटे और मझोले जो पत्र समूह हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। टेलीविज़न चैनल्स में। लेकिन मुकेश, हम माफ़ कीजिएगा, बीच में आपको रोकते हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत ये जो क्षेत्र है बहुत संवेदनशील है, लेकिन रक्षा उत्पादन, संचार, ये क्या कम संवेदनशील हैं जहाँ की एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा है वो बढ़ाई जा चुकी है? नहीं, चूंकि इन मामलों में पहले ही सरकार कदम बढ़ा चुकी है, ये भी बहुत संवेदनशील क्षेत्र हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन चूंकि इन मामलों में सरकार खोल चुकी है दरवाजे और उस पर उतना विवाद नहीं हो रहा, इसलिए उतनी चर्चा भी नहीं हो रही है। मीडिया को लेकर लगातार विवाद होते रहे हैं। 26% जब किया गया था तब भी इसका विरोध हुआ था, फिर 49% की बात हो रही है तब भी विरोध हो रहा है। तो एक तो मामला इसके संवेदनशीलता का लगातार बना रहा है, और इसीलिए इस आधार पर देखिए, आपने डिफेंस की बात की। डिफेंस में भी सरकार ने इस बार कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं, जो कैप लगी थी वहीं तक सीमित रखा है। दुआ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सालों से हम अपोज कर रहे हैं इस लोगों। देश में काफ़ी अपोजिशन थी और ज़्यादातर मीडिया से अपोजिशन आ रही थी यहाँ के। इन हालात में, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में और इंटरनेट के ज़माने में बैन की कोई वक़्त नहीं है। अगर आप ना भी लें उनको, सो इन्फ्लुएंस इज़ देयर। ग्लोबलाइजेशन की जो इन्फ्लुएंस होती है, बॉर्डर से आगे जा चुका है मीडिया। बॉर्डर्स हैव बिकम इरेलेवेंट फॉर द मीडिया पर्पसेस। लेकिन खुली छूट नहीं आप दे सकते। फॉरेन कैपिटल को आप कहें कि हिंदुस्तान के अखबार को ख़रीदना शुरू कर दें, वो ठीक नहीं होगा। 26% बेहतर है। 49 से भी फिर भी जो मालिक नहीं बन सकते, बाहर वाले ज्वाइन कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। सो वो सेफगार्ड देखना पड़ेगा।
कि किसी भी अखबार को फॉरेन कंपनी से, मीडिया कंपनी से ख़तरा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको शर्तें लगानी पड़ेंगी। सवाल सिर्फ 26% का नहीं है, 49% का नहीं है। सवाल है कि कंट्रोल कौन करता है। हिंदुस्तान के अखबारों का जो कंट्रोल है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। अमेरिका कैपिटलिज्म की वो सबसे बड़ा प्रमोटर है। मर्डोक को अपना सिटीज़नशिप चेंज करनी पड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका गया है, तब जाके वहाँ से उसने अपना मीडिया का बिज़नेस में एंटर किया है। मैं जान के मीडिया नहीं कह रहा, मीडिया बिज़नेस कह रहा हूँ। मर्डोक उसके एक सिंबल है। तो वहाँ उनको सिटीज़नशिप लेनी पड़ी है। बहुत से मुल्कों में अब भी बैन है कि बाहर के लोग वहाँ की मीडिया कंपनीज को ख़रीद लें। अब यहाँ पे वो मुश्किल होगा अभी, लेकिन एक दो चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। एक तो कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। एक कंटेंट, उस जो सवाल है वो कौन डिसाइड करेगा? 49% वाले करेंगे, 51 वाले करेंगे जी, कौन करेगा? वो बड़ा ज़रूरी है। तीसरा है कि स्मॉल एंड मीडियम पेपर को जो ख़तरा लग रहा है, जो डर है उनको, वो वाजिब है। तो एक तो उनको ये लगानी चाहिए, शर्त लगानी चाहिए कि किसी हिंदुस्तान के अखबार को ख़रीद ना लें। दैट्स द ओनरशिप जो है ना, वो हिंदुस्तान में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। बाकी अगर वो अगर प्रोटेक्ट हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं मीडिया का। हमारे साथ ललित सुरजन साहब हैं। ललित सुरजन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुआ साहब कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय छोटे मझोले अखबार हैं उनका भी एक सवाल है, उनको भी एक चिंता है, उनके भी सरोकार हैं कि कहीं उनका टेक ओवर न हो। जिस तरह अधिग्रहण हो रहा है, जिस तरह आज के दौर में बाकायदा बड़ी जो मछलियां हैं वो छोटी मछलियों को निगल रही हैं, एक अजीब तरह का कम्पिटिटिव माहौल है। और ऐसे में आपको क्या लगता है, चूँकि क्षेत्रीय स्तर पर आपका अखबार काफ़ी सक्रिय और बड़ा अखबार है, ऐसे में ये जो एक बहस है कि 49% कर दिया जाए या इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग तो चाहते हैं, लेकिन किस तरह एडिटोरियल कंट्रोल की जो बात दुआ साहब कह रहे हैं, ओनरशिप का नेचर न बदले, इसकी बात कह रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या राय है? उर्मिलेश जी, अब पहली बात तो ये कि अब छोटे अखबार बचे कहाँ हैं। भारत में अखबारों के ऊपर किसी तरह का या मीडिया पर क्या नियंत्रण है? क्रॉस होल्डिंग्स वगैरह पर किसी तरह का कोई नियंत्रण है नहीं। अब बड़े बड़े अखबार जो हैं पूरे देश में अपने नए नए संस्करण निकालते चले जा रहे हैं। इनमें पहले से वेंचर कैपिटल लग रही है और विज्ञापनों के द्वारा और मालूम नहीं किन किन माध्यमों से इनमें पैसा आ रहा है। इसके बाद में एक पुराने सिद्धांत को लेकर अगर हम चल रहे हैं तो बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका व्यावहारिक पक्ष जो है वो अब बहुत कमज़ोर हो चुका है। मीडिया में, अखबारों में आप विदेशी पूंजी के निवेश को आप अब रोक नहीं सकते। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अब ये संभव रह गया है। और रूपर्ट मर्डोक वगैरह की बात की है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप बताइएगा कि हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त वो खुद किस मुकाम पर है? और क्या हम कह सकते हैं कि आज का मीडिया कारपोरेट नियंत्रण से मुक्त है या कि वो विदेशी प्रभाव से मुक्त है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में एक सिर्फ सैद्धांतिक एक पुरानी एक परंपरा से एक बात चली आ रही है। तो मेरा मानना इसमें तो ये है कि अगर ओनरशिप का डिवॉल्यूशन हो, अगर अखबार पत्रकारों के हाथ में हो, अगर चैनल्स पत्रकारों के हाथ में हो, तब तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी स्वतंत्रता कायम रहेगी, वरना एक सिर्फ एक ऊपरी बहस बनकर रह जाएगी। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जो आज का दौर है मीडिया में, आप देख रहे हैं कि जब अभी 26% केवल न्यूज़ मीडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कोई भी विदेशी कंपनी, ऐसे दौर में भी जो अपने देश में ही जो मर्जर अधिग्रहण का दौर है वो काफ़ी तेज है। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि हाल के दिनों में 2-3 सालों में ही कई छोटी मझोली क्षेत्रीय कंपनियों का मीडिया में अधिग्रहण बड़ी कंपनियों ने किया है। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो एडिटोरियल ऑटोनॉमी या एडिटर नाम की संस्था, उसका क्या परिदृश्य है, उस बारे में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर लंबी बहस होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे दौर में अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जाती है
तो इसके क्या असर होंगे भारतीय मीडिया पर कुल मिलाकर, जिस देश में 60,700 करोड़ रुपए का ये मीडिया व्यापार है अपने देश में, और इतने सारे अखबार, इतने सारे चैनल हैं। उर्मिलेश जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो कारपोरेट पूंजी है वह देश की हो या विदेश की, दोनों के चरित्र में कोई फर्क नहीं है। यानी ये मानना एक हमारी खुशफहमी है कि अगर हिंदुस्तान के कारपोरेट घराने यहाँ पर मीडिया पर नियंत्रण कर रहे हैं तो मीडिया स्वतंत्र है, और अगर विदेशों से पूंजी निवेश हो रहा है तो हमारी मीडिया की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। वो तो पहले से ही अब समाप्त हो चुकी है। इसलिए इस बात को सिर्फ एक बहस के लिए बहस हम कर सकते हैं। सर, हमारे साथ आप बने रहेंगे। हमारे साथ अमित बरुआ हैं, हम उनकी राय लेते हैं। अमित, आपको क्या लगता है, जो एक बड़ा सवाल उठाया जाता है कि भाई हमें पूंजी की कमी है कई क्षेत्रों में, ऐसा रोया जाता है, लेकिन जहां से पूंजी की हम अपेक्षा कर रहे हैं वहां भी एक क्राइसिस मीडिया में देखी जा रही है। दुआ साहब जानते हैं, बहुत सारे देशों में इन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में और डिप्लोमेट के रूप में भी देखा है, घुमा है, कि वहां भी जो मीडिया है वहां भी एक क्राइसिस महसूस की जा रही है, अगर एक आध 2 3 4 देशों को छोड़ दिया जाए तो ये पूंजी, क्या आपको लगता है कि जो अपेक्षा हम कर रहे हैं वो अचानक पूंजी का फ्लो बढ़ जाएगा? जी देखिए उर्मिलेश जी, इस सवाल को मैं थोड़ा सा हटके देखना चाहता हूं कि जब भी कोई नीति में बदलाव होता है तो उसके पीछे कुछ ना कोई प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं। तो अगर ये कैप बढ़ाई जा रही है तो उसकी वजह क्या है? हमको भी मालूम है कि कई यहाँ पे लॉस मेकिंग ग्रुप्स बड़े बड़े हैं इस देश में, जो चाहते हैं कि विदेशी पूंजी आए तो उनका उसमें कुछ फायदा हो। तो नीति ऐसी नहीं बननी चाहिए कि किसी ग्रुप को स्पेसिफिक लेकर किया जाए। जब पहले 26% की डिबेट हुई थी तो पूरे जो मीडिया ग्रुप्स थे एक तरह से डिवाइडेड थे देश में, प्रो और एंटी स्टांस उनका साफ था। मोटी बात यह है, जैसे कि ललित जी और दुआ साहब भी कह रहे थे, कि आज की दुनिया में जब विदेशी निवेश हर क्षेत्र में आ रहा है, यह कहना कि मीडिया के क्षेत्र में ना आए तो मुझे लगता है यह बहुत ही अटपटी सी बात है। लेकिन जहां तक नियंत्रण का सवाल है, अगर हम क्वालिटी देखें मीडिया की तो उसमें हमको कोई विदेशी और देसी में तो कोई फर्क नहीं है। आज अगर आप देख लें, वेब की दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एंट्री की है, एशियन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एंट्री की है, सब लोग यहां पर आज मौजूद हैं। चाहे वो बीबीसी हो, कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारत की कवरेज बढ़ा रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे विदेशी कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे, आज का नंबर और 10 साल पहले का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। एडिशंस बहुत सारे मैगजीनों के, बहुत सारे जर्नल्स के। लेकिन उर्मिलेश जी, बात यह है कि विदेशी पूंजी हो या देसी पूंजी हो, क्वालिटी अखबारों की और चैनल्स की क्या है, इस पर सवाल होना चाहिए। जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि देश दुनिया की अच्छी खबरें, साफ सुथरी खबरें, एकदम जो क्रेडिबल न्यूज हो वो उस तक पहुंचे। अगर जहां तक कंट्रोल की बात है, नियमों की बात है, अगर ये नीति में बदलाव होता है तो ये नियम कानून अवश्य होने चाहिए। 26% में होने चाहिए, 49 में होने चाहिए। जहां तक कंट्रोल का सवाल है, ऑलरेडी हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स और नीतियां हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बदलाव की जरूरत है। लेकिन 1955 का जो रेजोल्यूशन का आपने जिक्र किया, उसकी एक तरह से खिल्ली उड़ाई जब इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून भारत में छपने लगा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जो भी ये कुछ जो हमारे व्हाइट एलिफेंट्स हैं, जैसे रेडियो, आपने उसको एफएम को पकड़ा हुआ है, सरकार उस पर नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहती है। तो जहां तक मीडिया ग्रुप्स का सवाल है, इन लोगों को मिल बैठ के ऐसी एक नीति बनानी चाहिए। अमित, चूंकि आप रेडियो से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, एक सवाल जरूर उठता है कि बहुत सारे जो एफएम के जो चैनल्स हैं, जो प्राइवेट हाउसेज हैं, वो कह रहे हैं कि हमें न्यूज़ में आने की आज़ादी दी जाए, साथ साथ जो हमारी सरहद है, जो पूंजी का निवेश का जो सीमा है वो तो बढ़े ही, लेकिन हमें न्यूज़ में आने दिया जाए। अब एक ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार के स्तर पर कई बार कहा गया है कि न्यूज़ एक संवेदनशील मामला है, इसको हमें देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? वेव्स जो हैं, रेडियो तरंगे जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, ये बात सही है, लेकिन सवाल है कि उनको कैसे रेगुलेट किया जाए और साथ साथ कैसे फ्रीडम भी दी जाए, ये एक प्रश्न है। रेगुलेशन का जहां मामला है, अब आप वेब पे देख लीजिए, बेंगलोर में जब माइग्रेशन हुआ असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, मीडिया के ऊपर उस तरह से कोई लगाम आज की तारीख में कोई भी सरकार नहीं लगा सकती। चाहे आप देख लीजिए तुर्की में ट्विटर का मामला हो या भारत में हो या कहीं, ये लगाम लगी नहीं सकती। लेकिन रेडियो का जहां तक सवाल है, कोई भी सरकार इसका नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहती, और जो हमारी सरकारी मीडिया का ढांचा है वो भी बार बार सरकार को डराती है कि अगर आप खोल देंगे तो ये हो जाएगा। आज की तारीख में रेडियो के ऊपर नियंत्रण रखना मुझे लगता है बहुत ही भारत जैसी जमहूरियत के लिए बहुत ही अटपटी बात है। अमित, हम इस विषय को और जारी रखेंगे, कुछ और प्रश्न इससे जुड़ेंगे, एक अंतराल अभी लेते हैं।
अंतराल के बाद मुकेश हम फिर आपकी तरफ लौटते हैं। ये चूंकि आप टेलीविज़न में लंबे समय तक रहे हैं, ये बार बार कहा जाता है कि साहब न्यूज़ ज़्यादा संवेदनशील है, और ऐसा लगता है जैसे इस बात से कि मनोरंजन के जो चैनल हैं, चाहे वो एफएम के स्तर पर हों या चैनल के स्तर पर हों, वो कम संवेदनशील हैं। क्या हमारे पाठकों की, हमारे श्रोताओं की, हमारे दर्शकों की जो पूरी चेतना है, क्या उनको प्रभावित करने में मनोरंजन का जो चैनल है, मनोरंजन के जो डिफरेंट जो माध्यम हैं, क्या वो प्रभावित नहीं करते, उनकी संवेदना को झकझोरते नहीं? नहीं, आपने बहुत सही सवाल उठाया, क्योंकि इंटरटेनमेंट में तो 100% विदेशी निवेश की छूट पहले ही दी जा चुकी है, और न्यूज़, मेरा सवाल वही है न्यूज़ कि आखिर उसको क्यों 10-12% कुल टोटल शेयर है जो भी टेलीविज़न है उसका। लेकिन अगर मुझे इजाज़त दें तो जो 2-3 सवाल पहले उठे थे, लेकिन हम पहले ये मनोरंजन का सवाल, चूंकि मुकेश बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, क्योंकि इसका प्रभाव वैसे नहीं दिखता, इसके प्रभाव पर वैसे मीडिया में उस तरह से चर्चाएं भी नहीं होती हैं, लेकिन घर घर में या टेलीविज़न पर जो टाइम स्पेंट है व्यूअर का, वो न्यूज़ के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से वो बहुत संवेदनशील मसला है, लेकिन उसे हम लोग उतने संवेदनशीलता के साथ देखते नहीं हैं, उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए वो जब हो गया तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी, और अभी भी आप ये सवाल उठा रहे हैं, अन्यथा इस पर कोई बातचीत ही नहीं होती है। तो ये निश्चित रूप से सही मुद्दा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का मसला, ये केवल सैद्धांतिक मसला नहीं है, ये सैद्धांतिक बहस नहीं है, इसके व्यवहारिक पक्ष भी हैं। अभी हम जो टेलीविज़न पर या मीडिया में बुराइयां देख रहे हैं, उसका संबंध बहुत तरह के रेगुलेशंस के ना होने से भी है। वो होंगे तो वो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अगर ये सीमा बढ़ाई जाएगी तो जो बुराइयां हैं, या जो विदेशी कंट्रोल है, या हमारी जो देश की आंतरिक परिस्थितियों का दोहन या एक्सप्लॉइटेशन वो अपने हितों में कैसे कर सकते हैं, उसकी संभावनाएं उनके लिए और ज़्यादा खुल जाएंगी। ये मुख्य धारा की मीडिया की बात कर रहे हैं, इंटरनेट पर सब चीज़ें आ गई हैं बेशक, लेकिन वो उसका प्रभाव कितना है, कितने लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, लेकिन मुकेश, विकीलीक्स ने तो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया जी। आप कैसे इसको कहेंगे? आई मीन, आप वेब दुनिया को बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि उसका पाठकी चेतना पर या लोगों के, मैं उस अनुपात को बता रहा हूँ जो कि टेलीविज़न और न्यूज़पेपर जो हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तान से गांव कस्बों तक निकल रहे हैं, उनके प्रभाव के सामने इंटरनेट के प्रभाव की बात कर रहा हूँ, वो उसमें बड़ा अंतर है। और जब यहाँ पर जैसा कि ओनरशिप की बात की, उस पर कंट्रोल अगर विदेशी कंपनियों का होगा तो उनका चरित्र और भी तेज़ी से बदलेगा बनिस्बत अभी अगर ललित सुरजन चला रहे हैं देशबंधु, तो उसका कैरेक्टर दूसरा है, ये उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग देशबंधु को दूसरी नज़रों से देखते हैं। ललित जी, क्योंकि आपके अखबार समूह की बात हो रही है, अपने देश में एक दौर था जब लोग जो संघर्ष करते थे समाज में, एक खास मिशन के तहत मीडिया के क्षेत्र में घुसते थे, केवल उनका सिक्का था, उनका सिक्का जमा हुआ था, उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई थी। लेकिन आज अगर आप देखें, वो दौर खत्म हो चुका है। पहले हमने प्रोफेशन के रूप में अपने को डेवलप किया, बाद में इंडस्ट्री के रूप में हम आए, तो आज मीडिया का परिदृश्य बदला हुआ है। इसको स्वीकारना चाहिए, इसको मानना चाहिए। और ऐसे दौर में जबकि पूंजी, अच्छी पूंजी या बुरी पूंजी जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है, आप देख रहे हैं कि कितने सारे चैनल, कितने सारे मीडिया के अन्य क्षेत्रों में अखबार और तमाम चीज़ें जो हैं ऐसे लोगों द्वारा सामने लाई जा रही हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी समाज में हो सकते हैं। तो ऐसे में केवल विदेशी पूंजी को केवल शक की निगाह से क्यों देखा जाए? और दुआ साहब जो कह रहे हैं, क्यों नहीं केवल हम रेगुलेशन की बात करें, हम ऐसे नियमों और कानूनों की बात करें जिससे कि स्वामित्व और एडिटोरियल कंट्रोल, ये दो चीज़ें अक्षुण्ण रहें। बिल्कुल उर्मिलेश जी, मैंने पूंजी के चरित्र की बात इसीलिए पहले की थी, और मैं दो बातें अभी आपके सामने और करना चाहता हूँ। एक तो अभी अमित जी ने जो बात कही थी रेडियो की, तो उसके बारे में मेरा कहना है कि रेडियो को भी अब आप बहुत ज़्यादा दिन तक, एफएम में समाचारों को आप बहुत दिन तक रोक कर अब नहीं रख सकते, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये दो हमारे पास बहुत सशक्त माध्यम हैं लोक सेवा प्रसारण के, और इनको और ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। वही इसका एक जवाब हो सकता है। एक दूसरी बात, अभी जो मुकेश जी से आपने जो सवाल पूछा था
कि जो विदेशी जो मनोरंजन के कार्यक्रम आ रहे हैं और तमाम तरह के इतने घटिया किस्म के और कार्यक्रम हैं और वो धीमा जहर फैला रहे हैं, ये मेरा मानना है कि ये समाचारों से कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। तो इनको भी हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसके मुकाबले हम दूसरी क्या एक बेहतर विकल्प क्या दे सकते हैं दर्शकों को, पाठकों को, श्रोताओं को, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। और कुल मिलाकर बात वहीं आती है कि पूंजी का चरित्र और आज की दुनिया में जिस तरह का इस वैश्वीकरण की दुनिया में जो पूंजी जिस तरह से खेल खेल रही है, उसमें हम किस तरह के नियंत्रण लागू कर सकते हैं, ये किसी भी जनतांत्रिक सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होना चाहिए। दुआ साहब, एक बड़ा सवाल है कि जब कभी हम बात करते हैं, हम न्यूज़ और मनोरंजन को बिल्कुल दो दुनिया समझते हैं और कई बार लगता है कि न्यूज़ में कंट्रोल ज़्यादा जरूरी है, रेगुलेशन ज़्यादा जरूरी है, सेंसिटिविटी इसमें ज़्यादा है, और मनोरंजन को हम मानते हैं कि सिर्फ व्यापार है, जबकि मनोरंजन भी कम से कम संवेदना को, लोगों के, उनकी शख्सियत को, उनके पूरी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ को काफ़ी प्रभावित करता है। उर्मिलेश जी, आजकल ज़माने में सर मनोरंजन और न्यूज़ चैनल में कोई फ़र्क नहीं रहा। न्यूज़ को भी अब मनोरंजन बना दिया गया है। अफसोस तो ये है, हमारी अपनी चैनल ने, बाहर से उसका कोई तल्लुक नहीं है कि बाहर ओनरशिप किसके हाथ में। देखिए, जो बड़ी बड़ी चैनल्स हैं पहले से ज़्यादा ब्राइट है, प्रोफेशनल अप्रोच भी है, लेकिन जो कंटेंट है, मेन बुलेटिन में 4-5 खबरें होती हैं, उसके बाद वो भी क्रिकेट पे चले जाते हैं और उसके बाद फिर सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, इन पे शुरू हो जाते हैं। रोज़ का यही है। तो देश की बहुत सी खबरें जो हैं, चाहे वो विलेजेस से आए या नॉर्थ ईस्ट से आए, पेरिफेरल इंडिया की नहीं आती, मेट्रो इंडिया ज़्यादा आ रही है। और मुझे लगता है जब ये और बाहर की पूंजी आएगी तो ये कमर्शलाइजेशन का जो दौर चल रहा है ये और ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा जी। तो जो पहले जो रोल था मीडिया का, सोशल इकोनॉमिक जागृति लाने का, वो थोड़ा डाइल्यूट होता जा रहा है। वाई फॉरेन मीडिया क्यों आता है यहाँ पर? वजह क्या है? जब प्रॉफिट लेने के लिए, वैसे नहीं आएंगे वो। जो अपने हिंदुस्तान के जो ओनर हैं उनको दो हैं वजह, एक तो प्रॉफिट, कमर्शियल फ़ायदा तो होगा तभी आएंगे इसमें, और दूसरा पॉलिटिकल क्लाउड। फॉरेन को सिर्फ पैसे का है जी, इतना पॉलिटिकल कंट्रोल्स नहीं है उनको, कितना पैसा बनेगा वहाँ उनको घाटा हो रहा है। यूरोप में भी और अमेरिका में भी घाटे पड़ रहे हैं। कई अखबारें बैंकरप्ट हो चुकी हैं क्योंकि वहाँ इंटरनेट का ज़माना आ चुका है। यहाँ इंटरनेट के ज़माने आने में देर लग रही है, और जितने भी यहाँ के अपने अखबार हैं अब भी वो पाँव पे खड़े हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। जो न्यू लिटरेट आ रहा है वो अखबार भी पढ़ता है, इंटरनेट भी देखता है। सर, अगर संक्षेप में हम आपसे पूछें, एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते और देश के एक अनुभवी पत्रकार होने के नाते आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? हम मनोरंजन चैनल, न्यूज़ चैनल, अखबार और अन्य जो माध्यम मीडिया के हैं, आपको क्या लगता है इसमें वाकई इतना बड़ा फ़र्क किया जाना चाहिए? नंबर 1। और नंबर 2, क्या 26 से लेकर 49% की जो बात है इसको बिल्कुल मिटा देना चाहिए? 26 और 49 कोई शरत नहीं होनी चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 26 से जो क्लाउड 26% से भी आएगा वो 49 से भी आएगा, और 49% जो कंट्रोल आना है वो 26 से भी आ जाता है। जो भी बाहर का पैसा लगाएगा यहाँ पे उसको पैसे मिलने का है। अगर तो फ़ायदे में चलती रहेंगी वो चलते रहेंगे, नहीं तो वे ड्रॉ कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा क्राइसिस हो जाएगा बाहर के लोग आएंगे तो। क्राइसिस वाली बात नहीं होगी, लेकिन जो बड़े बड़े अखबार हैं वो मुकाबला कर पाएंगे जी। छोटे अखबार नहीं कर पाएंगे, जैसे ललित जी ने भी कहा जी। मीडियम साइज़ वाले अखबार नहीं कर पाएंगे। हालांकि ललित जी का अपना अखबार छोटे में नहीं है, बड़े में है जी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अखबार है। तो अमित, आपको अगर बिल्कुल हम समय ख़त्म हुआ है और हमें बहुत कम में अपनी बात कहनी है, आपको क्या लगता है कि अभी जो विवाद है, जो बहस है, उसमें अगर हम मीडिया की तरफ से अपनी बात कहना चाहें एक मीडिया कर्मी के तौर पे, तो आप क्या कहेंगे? क्या हल है, क्या समाधान है? क्या किस चीज़ से डरना चाहिए, किस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए? उर्मिला जी, एक तो इस पे कुछ निष्पक्ष राय बनाने की ज़रूरत है।
अगर सरकार को भी राय बनानी है, दूसरों के साथ बातचीत सरकार ने प्रेस काउंसिल को और तमाम लोगों लेकिन को मीडिया ग्रुप्स को साथ लेकर इस तरह की नीति बनाई जाए जो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट या प्रेशर पॉइंट की वजह से ना नीति बदले, ये मोटी बात है। और इसमें जो कि सरकार के भी हित रहते हैं कि कोई मीडिया ग्रुप्स बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अगर सरकार कोई कदम उठाए, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर उठ के देश के बारे में सोचना चाहिए, नीति के बारे में, पत्रकारिता के बारे में सोचना चाहिए। क्या आपको वाकई लगता है कि अभाव है पूरा जो दुआ साहब कह रहे हैं कि क्या आपको वाकई लगता है कि देश के जो बड़े पैमाने पर निकलने वाले छोटे मझोले अखबार हैं, क्षेत्रीय अखबार हैं, वो कैजुअलिटी होंगे? जी देखिए, ये तो वही बात है उर्मिलेश जी कि चीन से अगर हम व्यापार करेंगे तो चीनी प्रोडक्ट आके हमको समाप्त कर जाएंगे। 10-12 साल पहले यही राय थी। आपको compete करना पड़ेगा। आज की तारीख में चाहे देश दुनिया में हो, कल को यह भी हो सकता है कि भारत का कोई बड़ा समूह वहां विदेश में जाके अखबार खरीद ले, ऐसा भी हो सकता है। और मुकेश, क्या यह बात सही है कि जो बड़े अखबार देश के हैं वो भी छोटे मझोले अखबारों को कई जगह अधिग्रहण तो हुआ ही है, कई जगह मर्जर हुआ है, प्रोसेस और भी तेज हो जाएगी इस सब के होने से। दो चीजें छोटी छोटी और हैं। एक, 26% की जो सीमा लगाई गई थी उतनी भी पूंजी नहीं आई है। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि वही अभी ठीक ढंग से नहीं आई है। और दूसरा ये कि इंडस्ट्री का ये भी मानना है कि इंडस्ट्री को पूंजी की ज़रूरत नहीं है, उसे रेगुलेशन की ज़रूरत है। अंत में मुकेश ने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूंजी की ज़रूरत नहीं है, रेगुलेशन की। लेकिन ये पूंजी अगर आती है, चाहे वो 26% हो, चाहे वो 49% हो, ये कोई बड़ा विवाद नहीं है, इससे कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। समस्या यह है कि कैसे एडिटोरियल कंट्रोल, कैसे ओनरशिप का कैरेक्टर वो अक्षुण्ण रहे, वो देश समाज और यहाँ के लोगों के पक्ष में रहे। उसका झुकाव जरूर राष्ट्रीय हितों, सामाजिक हितों के लिए वो हो, ये महत्वपूर्ण बात है। ये कैसे होगा? नियम से होगा, कानून से होगा, या इसके लिए एक खास ढंग का मैकेनिज्म मीडिया के अंदर से विकसित करना होगा? ये सारी चीज़ें बहस के केंद्र में हैं। और ये बात सही है कि कोई भी कानून बनाने से पहले इस क्षेत्र के लोगों से और इस क्षेत्र से प्रभावित होने वाले जितने हिस्सेदार हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबके बीच एक बहस होनी चाहिए। बहस के बाद बनने वाले नियम कानून शायद सबसे बेहतर होते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में शामिल होने के लिए।